तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक थाना लगता है सिविल लाइन थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक 28 साल की लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मुस्कान। अब आमतौर पर मुस्कान जो नाम है बड़ा बदनाम हो गया पिछले एक महीने से। उसकी वजह है कि मुस्कान नाम से लोग डर रहे हैं, नीले ड्रम से डर रहे हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी उल्टी है और इससे एक बात पता चलती है कि किसी के नाम, किसी के धर्म, किसी की जाति, किसी की मजहब, इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगले का नेचर कैसा होगा। अगर एक मुस्कान कत्ल कर सकती है तो दूसरी मुस्कान का कत्ल हो सकता है। एक साहिल अगर कत्ल कर सकता है तो दूसरे साहिल का कत्ल हो सकता है। खैर, 28 साल की एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान अपने 3 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। ठीक ठाक जिंदगी थी। उसके फादर की डेथ हो गई थी। इस वजह से एक नौटंकी में डांस करके अपनी रोजी रोटी चलाया करती थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। लेकिन 18 फरवरी की बात है, अचानक से घर वाले जब फ़ोन करते हैं, सबसे पहले उसकी माँ फ़ोन करती है। फ़ोन लगा नहीं, माँ परेशान हुई। 1-2 बार उसने और फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा, फिर परेशान हुई। करें क्या? इसके बाद उसने अपने भाई को बताया, यानी मुस्कान के मामा को, नूर को। अब नूर जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद खुद फ़ोन करता है अपनी भांजी को। फ़ोन करने के बाद फिर फ़ोन नहीं लगा, फिर परेशान हुआ। उसके बाद उसने पता किया कि कहाँ रहती है। उसके बाद मामा वहाँ पे जाता है। जाने के बाद देखता है कि भांजी है नहीं, घर पे ताला बंद है। पता किया, जिसके साथ रहती थी उससे पूछा। उसने भी कहा कि मुझे नहीं पता, 18 तारीख को अचानक से शाम को निकली और चली गई। मामा परेशान, इधर माँ परेशान। इसी बीच इनके दिमाग में आया कि क्यों ना अब हम पुलिस को इत्तला करते हैं, क्योंकि एक लड़की जो रात को निकली और अभी तक आई नहीं, 18 साल की उम्र। इसके बाद इन्होंने पुलिस को इत्तला किया। उसके बाद पुलिस वाले फिर कहते हैं कि ठीक है, आप घर जाइए, हम ढूंढ देंगे। मुस्कान की तस्वीर ले ली। उसके बाद ढूंढना शुरू किया। आसपास के लोगों से पूछताछ करी। आसपास के इलाकों में इत्तला भी कर दिया कि कहीं कोई जानकारी या फिर कहीं कोई डेड बॉडी या फिर किसी महिला की ऐसी कुछ गुमशुदगी भरी खबर अगर हो तो फिर पुलिस आए, वहाँ पे शिनाख्त करवाए। लेकिन जब कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं, कहीं से कोई संदिग्ध बॉडी नहीं मिली, कुछ अता पता चला नहीं, तो पुलिस वालों को लगा कि यार 28 साल की लड़की है, डांस वांस करती है, कहीं निकल गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। गरीब के घर का मामला था। पुलिस वालों ने बहुत गंभीरता दिखाई नहीं, बात आई गई हो गई। इधर जो लड़की का मामा था नूर, लगातार परेशान कि कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। कभी पुलिस वालों के चक्कर काटे, कभी आसपास के बड़े रसूखदारों के चक्कर काटे कि कहीं से भी उस लड़की का अता पता चल जाए। माँ इधर रो रो के परेशान है एकदम, मामा भी परेशान, एक बच्चा है वो भी रो रो के परेशान। लेकिन अब गरीब की सुनवाई करे कौन? वक्त रेत की तरह निकलता रहा। इसी दौरान जब तमाम जांच पड़ताल अपने तरीके से मामा ने कर ली, मामा फिर पहुंच जाता है पुलिस वालों के पास और कहता है कि साहब, आप लोग कुछ कर तो रहे नहीं हैं, बस एक काम मेरे कहने से कर दीजिए। पुलिस वालों ने कहा, कौन सा काम? मामा ने कहा कि आपने सबसे पूछताछ कर ली, बस इस मुस्कान के पति से पूछताछ नहीं की, और एक बार इससे तबीयत से आप पूछताछ कर लीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि क्या पूछताछ करनी है? मामा ने कहा, बस एक बार पूछ लीजिए, चूंकि मुझे डाउट है। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद पुलिस की टीम मुस्कान के पति रिजवान के बारे में पता करती है कि रिजवान कहाँ है, उससे कैसे पूछताछ होगी, कब मुलाकात होगी। जब पूछताछ करने के लिए पुलिस वालों ने रिजवान को ढूंढना शुरू किया, पता चला कि जो रिजवान है वो जेल में है। अब पुलिस वालों ने कहा कि एक आदमी जो जेल में है उससे क्या पूछताछ करें, और जेल में है तो पहले ही किसी मामले में होगा, तो इस मामले से उसका क्या लेना देना। पुलिस वालों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर इधर मामा ने जिद किया कि नहीं, आप पता कीजिए। इसके बाद फिर जब जिद की तो पुलिस वालों ने पता किया कि भाई जेल कैसे गया, क्या हुआ। तब एक हैरान करने वाली बात पता चली। पता चला कि जब से मुस्कान गायब हुई उसी के कुछ दिन बाद ये जेल पे बाहर था पहले किसी मामले में,
और अचानक से इसने अपनी जेल से बाहर आने के लिए जो जमानत की शर्तें थी उसको ब्रेक करवा ली, यानी अपनी जमानत को खारिज करवा लिया और खुद जेल चला गया। अब एक आदमी जो जेल में हो और उसकी पत्नी गायब हो, उस हाल में भी वो आदमी इतना परेशान होता है कि अगर कहीं से कोई जुगाड़ बन जाए तो अपने आप को बाहर करवाएगा और अपनी पत्नी को खोजेगा। लेकिन इधर एक आदमी जमानत पे बाहर था, पत्नी गायब हो गई, उसके बावजूद भी वो अपनी जमानत को खुद तोड़वाता है और जेल चला जाता है। अब यहाँ से पुलिस वालों का माथा ठनका, उनको लग गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब एक आदमी जो जेल में है उससे यूं ही पूछताछ तो हो नहीं सकती, बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर लगेंगे, परमिशन लगेगी। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले इकट्ठा करते हैं और रिजवान से मुलाकात करते हैं। रिजवान से जब मुलाकात करते हैं तो थोड़ी देर तक तो रिजवान इधर उधर कहानी बताता रहा, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सी शक्ति बरतते हैं तब रिजवान एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद ना केवल आसपास के तमाम लोग, ना केवल पुलिस महकमा, न माँ न मामा, बल्कि जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, तमाम लोग हैरान हो गए। और यहीं से ये कहानी 4 साल पहले चली गई। 4 साल पहले एक लड़की रहा करती थी गालम पट्टी में, ये सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आता है। बड़ी कम उम्र में इस लड़की के जो फादर थे, जिनका नाम था साबिर, उनकी डेथ हो गई थी। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, परिवार का खर्च चलाना था, गरीब थी, करे क्या, पढ़ने लिखने में भी अच्छी नहीं थी, कोई हुनर कौशल नहीं था, बस एक चीज़ था, डांस बड़ा अच्छा करती थी। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये डांस वांस ऑर्केस्ट्रा या फिर नौटंकी में करे तो बढ़िया पैसे कमा लेगी। गरीब माँ, मजलूम माँ, करे क्या, उसने कहा भाई ठीक है, इसको भेज दिया। इसके बाद अलग अलग जगहों पे ये डांस करती, डांस करने के बाद जो कुछ पैसे मिलते उससे अपना खर्च चलाती, अपने घर का खर्च चलाती। ऐसे एक बार ये अल्लाहपुर गई थी डांस करने, और अल्लाहपुर में जो प्रधान जी थे, अब आमतौर पे गांव में अक्सर ऐसा होता है कि प्रधान भले ही महिला है लेकिन प्रधानी तो पूरा उसका पति ही करेगा। आज भी इस प्रीत सत्ता से लोग बाहर आ ही नहीं पाए कि महिला बाहर जाएगी। अच्छा, महिलाएं भी अपने आप को जानबूझ के कैद ही रखती हैं कि मैं क्यों जाऊँ, वो जाएंगे देख लेंगे, क्योंकि मानसिकता ही ऐसी बना दी गई उनको मजबूर करके। तो अल्लाहपुर के जो प्रधान जी थे या फिर प्रधान पति थे रिजवान, उनके गांव में नौटंकी आई। मुस्कान डांस कर रही थी। मुस्कान का डांस और उसका चेहरा, उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, ये तमाम चीज़ें रिजवान को बड़ी अच्छी लगी। रिजवान ने सोचा कि क्यों न इससे बातचीत की जाए। रिजवान पैसे देने के बहाने उससे मिलता है, बातचीत करता है, फिर पूछता है कि तुम कहाँ से हो, इस काम में क्यों हो। बताती है लड़की की पापी पेट का सवाल है। रिजवान इसी बहाने अपना नंबर देता और कहता है कि ठीक है, यहाँ से जाओ, तुमसे बाद में बात होगी। लड़की नंबर लेती है, घर चली जाती है, फ़ोन करती है बाद में। जब फ़ोन करती है तो फिर रिजवान से पूछती है कि आपने नंबर क्यों दिया। इधर से रिजवान कहता है कि दरअसल जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें पहली नज़र में मैं पसंद कर चुका हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब लड़की, आमतौर पे जो लड़की डांस करती है ऑर्केस्ट्रा में या फिर नौटंकी में, उसको किस नज़र से देखा जाता है, उसके साथ लोग कैसा सलूक करते हैं, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और खुल के मैं बताना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर इसी लड़की से कोई ये कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, पहली बार ऐसा होगा उसके साथ। मुस्कान के साथ भी पहली बार हुआ। मुस्कान खुश हो गई। खुश होने के बाद उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ें सही नहीं है, थोड़ा सा एक दूसरे को जांच समझ लें। इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद घंटों घंटों बातचीत होने लगी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, शादी के सपने देखने लगे। लेकिन इसी दौरान एक बात मुस्कान को पता चली। मुस्कान ने पूछा कि रिजवान, तुम्हारे घर में कौन कौन है। जब ये सवाल पूछा गया तब पता चला कि रिजवान पहले से शादीशुदा है। जो पत्नी थी जैनब, वही प्रधान थी और रिजवान उसकी जगह पे प्रधानी किया करता था। मुस्कान को ये बात पता चली। मुस्कान का दिल टूट गया। उसने कहा कि अब क्या करूं। रिजवान ने फिर मनाना शुरू किया कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, भले मेरी पत्नी है लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें पत्नी से ज़्यादा खुश रखूँगा, तुमसे शादी करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं तुमको रख रहा हूँ। लेकिन अब एक लड़की जो पहले से ही किसी अपने पति को किसी और के साथ देख रही हो, पहले से शादीशुदा हो, तो फिर कहाँ से बात बनेगी। फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है कि भाई मुझे कहाँ रखेंगे।
क्या जो पहली पत्नी उसको मंजूर है या नहीं। ये तमाम चीज़ें उधड़-बुन में चलती रही। मुस्कान ने लगातार कहा कि भाई आपकी पहली पत्नी है, कल को मुझे ना पसंद करे, कोर्ट कचहरी कानून में मुझे फंसा दे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे वाइफ का स्टेटस कैसे मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जब रिजवान से पूछी गई तब रिजवान ने कहा कि ऐसा है, अगर ऐसी दिक्कत है तो तुम जहाँ रहती हो वहीं रहना, मैं भी यहीं रहूँगा और तुम्हें डांस वांस करने की ज़रूरत भी नहीं, हर महीने मैं तुम्हें खर्चा दूंगा, पैसे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना। एक पत्नी वहाँ रहेगी, दूसरी पत्नी यहाँ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात जब मुस्कान को पता चली और मुस्कान की फैमिली वालों को पता चली, सबको लगा कि ठीक है भाई, अब दोनों एक दूसरे के करीब है और कहाँ इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा, प्रधान है गाँव का। धूमधाम से अपने हैसियत के हिसाब से दोनों की शादी करा दी गई साल 2020 में। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान मुस्कान प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को जन्म देती है। अब एक बच्चे को जन्म देने के बाद मुस्कान की उम्मीदें भी बढ़ी, रिजवान भी खुश था। लेकिन इसी दौरान जो पहली पत्नी थी वो लगातार शादी का विरोध करती थी। कोई भी महिला होगी अपने हक को शेयर नहीं करेगी, उसका पति आधा आधा बांटा जा चुका था। जब भी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में पता चलता, कोई बात होती, नाराज होती, उसको बुरा लगता। कभी भी उसने अपनाया नहीं मुस्कान को, अच्छा कैसे भी अपना ले, उसकी भी गलती नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रही, वक्त आगे बढ़ता रहा। जैनब ने भी प्रेशर बनाया कि मेरे पास रहो। इधर मुस्कान को भी ज़रूरत थी रिजवान की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। चूँकि ज़्यादातर टाइम वो जैनब के पास रहता था, आधिकारिक तौर पे जैनब का ही पति कहलाता था। इसको स्टेटस नहीं मिला, रखेल जैसा इसका रवैया रहा, तो करे क्या। तब इसने डिमांड की कि एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपने घर का खर्च चलाऊँ। इसने पूछा कितने, उसने कहा 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार रुपये मुझे दो और अपना और अपने बच्चे का मैं पेट पाल लूँगी। अब रिजवान को लगा कि मामला फंस गया, क्या करें। रिजवान लगातार अब उसे पीछा छुड़ाने लगा, लेकिन मुस्कान जब देखती है कि भाई इसने मुझे प्रेग्नेंट किया, शादी की, बच्चा हो गया, मुझसे पीछा छुड़ा रहा है, न घर में कुछ हिस्सा मेरा, न ज़मीन में कुछ हिस्सा, कहाँ जाऊँगी। हैरान परेशान इसने प्रेशर बनाना चालू किया। लगातार ये कहने लगी कि भाई मुझे हक दो, मेरा जो मेंटेनेंस है वो दो। यानी बिना तलाक हुए भी तलाक जैसी बातें होने लगी, और ये बात अब कहीं ना कहीं रिजवान को खाए जाने लगी। रिजवान ने सोचा कैसे पीछा छुड़ाऊँ, कैसे पीछा छुड़ाऊँ, क्या करूँ क्या करूँ। तब इसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको मार दूँ, लेकिन मारूँ कैसे। इसने तमाम चीज़ें देख रखी थी कि अगर किसी का कत्ल होता है तो कत्ल होने के बाद आदमी कैसे झेलता है, कैसे परेशान होता है, क्या होता है, कहाँ फंस सकता है, कहाँ नहीं फंस सकता। इसके दिमाग में पहला प्लान ये था कि मारने से पहले इस चीज़ का जुगाड़ करना है कि लाश कभी ना मिले। इसके लिए इसने फिर तलाश शुरू की लोगों की, कि जो इसमें गाइड भी करें, मदद भी करें और पूरा साथ और सपोर्ट दें। काफ़ी लोगों से बातचीत की, टटोला। इसी दौरान इसकी मुलाकात 2 लोगों से हुई, एक का नाम राम अवतार और एक का नाम राधेश्याम। राम अवतार और राधेश्याम से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद जब दोनों को अपने भरोसे में ले लिया, तब दोनों को बताया कि एक काम है, मुझे अपनी पत्नी को मारना है और मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाना है, और अगर इस काम में तुम मेरी मदद करते हो तो 70 हज़ार रुपये तुम्हें दूंगा और बाद में कभी मौका मिला तो एक कॉलोनी दे दूंगा। दोनों ये बात सुनते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि शामिल तो हो गए, पर लाश का क्या करना है, असली सवाल यही था। तब इन दोनों ने खुद आइडिया दिया कि हम दोनों का एक खेत है और बटाई में आधा आधा दोनों के पास है, तो अगर उस खेत में आधे आधे यानी जो मेड़ है वहाँ पे इस लाश को दफन कर दें तो कभी भी ये बात खुलेगी नहीं, क्योंकि वो खेत किसी और के पास जाएगा नहीं। और हम गड्ढे को गहरा बनाते हैं तो 5 साल तक तो आप ही प्रधान हैं, तो यहाँ तो आप किसी और के पास जाने नहीं देंगे, और 5 साल में तो बॉडी पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगी, तो इससे कुछ बात बनेगी नहीं, और गड्ढा इतना गहरा रहेगा कि कभी पता चलेगा नहीं। दोनों शामिल हो गए। उसके बाद रातों रात 17 तारीख को ही गड्ढा खोद दिया गया। जब गड्ढा तैयार हो गया तब रिजवान अपनी पत्नी यानी दूसरी पत्नी मुस्कान को अपने पास बुलाता है और कहता है चलो। मुस्कान पूछती कहाँ, वो कहता बस चलो यार घूम के आता हूँ। अपनी पत्नी को लेकर निकलता है, स्कूटी पे बैठाता है, बैठाने के बाद उसी गड्ढे के पास लाता है। दोनों शराब पीते हैं, पहले तो रिजवान और बाकी मजदूर पीते हैं, मुस्कान खड़ी रहती है।
फिर उसका गला घोटते हैं, गला घोट के कत्ल करते हैं, गड्ढे में लाश पहले से डालते हैं, उसके बाद गड्ढा पहले से तैयार था, मिट्टी डालते हैं, डालने के बाद खेत को समतल कर देते हैं, मामला रफा दफा। इधर मुस्कान गायब हो गई, बच्चे का रो रो के बुरा हाल, माँ ने फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं, बात मामा नूर तक गई, नूर लगातार परेशान, उसने पुलिस पे दबाव बनाना शुरू किया। इधर जब दबाव बनाना शुरू किया तब रिजवान को लग गया कि अब बचना मुश्किल है, कुछ ऐसा जुगाड़, कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मैं बच जाऊं। तब रिजवान को याद आया कि एक मुकदमा है मेरे ऊपर और इस मुकदमे में बेल पे बाहर हूं, तो अगर मैं बेल जंप करा दूं तो जमानत खारिज और मैं जेल चला जाऊंगा। दिमाग में आइडिया बढ़िया था कि भाई आदमी कहीं भी खोजेगा, ढूंढेगा, लेकिन जेल में तो मुझसे मिलने आएगा नहीं। अच्छा, मैं जेल में रहूंगा तो पुलिस की नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ेगी। पूरा प्लान बनाया, उसके बाद इसने अपना बेल जंप करवाया और पहुंच गया जेल। जेल पहुंचने के बाद आराम से सुकून से रहने लगा। इधर लेकिन जो मामा था, इसने जब प्रेशर बनाना चालू किया, लगातार प्रेशर बनाया, लगातार पुलिस वालों पे दबाव बनाया, आसपास के लोगों से मदद मांगी, तब ये पूरा मामला निकल के सामने है। और 40 दिन बाद मुस्कान की लाश को फिर से खोद के निकाला गया जेसीबी की मदद से, और अब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद जांच पड़ताल होगी। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो लोगों के अलग अलग सवाल हैं। किसी का कहना है कि अगर जैनब सच में मुस्कान को अपना लेती, दोनों बहन की तरह रहती, तो शायद ऐसी चीज़ें ना होती। किसी का कहना है कि मुस्कान को अगर पता ही था कि वो पहले से शादीशुदा है, तो जो एक महिला का नहीं, वो दूसरे का क्या होगा। तीसरी बड़ी बात, कुछ लोगों ने कहा कि भाई रिजवान की तो सबसे बड़ी गलती है, यानी कोई इसकी गलती, कोई उसकी गलती। लेकिन आप सोचिए कि 70 हज़ार लोगों में, 70 रुपयों में 2 लोग जेल चले जाएंगे। इस बंदे को न मुस्कान मिली, न जैनब मिली, प्रधानी का रुआ भी गया, और ऐसी ही ज़िंदगी अब जेल में कटेगी। खैर, तो पहली कहानी जिसने दहलाया था लोगों को कि मुस्कान ने कत्ल किया था, एक दूसरी कहानी जहाँ एक बेचारी मुस्कान को गरीबी से उठा के आसमान के सपने दिखाए और फिर मिट्टी में दफना दिया। 40 दिन तक वो लाश सड़ती रही, शायद विधिपूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ होगा। तो मान्यताओं की माने तो रूह भी भटकेगी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।